गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आज से मैं आपके लिए एक नया सीरीज़ लेकर आया हूं और उस सीरीज़ का नाम है NCERT सीरीज़। इस सीरीज़ में हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी NCERT किताबों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि UPSC के एग्ज़ामिनेशन में या फिर डिफरेंट स्टेट PCS के एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस जो आते हैं वो उसको अगर आप एनालाइज़ करें तो आपको NCERT बहुत ही एक इफ़ेक्टिव जो है सोर्स दिखेगा। NCERT के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कभी इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आंसर राइटिंग के लिए भी NCERT हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम NCERT को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ में सबसे पहले मैंने ज्योग्राफ़ी को लिया है, क्योंकि ज्योग्राफ़ी मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है और ज्योग्राफ़ी को समझकर ही हम इन्वायरमेंट को भी समझ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी सभी युवाओं को, है ना, यंग जो एज के लोग हैं, क्योंकि आगे का फ्यूचर उन्हें ही संभालना है, तो युवाओं को इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट अच्छा से उन्हें अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए कि इन्वायरमेंट है क्या, है ना, और हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हम आज की तारीख में कई सारी पर्यावरणीय समस्याओं को देख रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर हीट वेव्स है, या फॉरेस्ट फायर। ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको समझने के लिए इन्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है और इन्वायरमेंट को समझने के लिए ज्योग्राफी भी समझना ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी की NCERT हम स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे ये NCERT आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और किसी भी स्टैंडर्ड की किताब को आप छोटा ना समझें, क्योंकि UPSC में क्वेश्चंस जो आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। और अंडरस्टैंडिंग जो है बनाने के लिए आपको 6th क्लास की NCERT से ही आपको स्टार्ट करना है, समझ बनानी है। खासकर ये उन विद्यार्थियों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और जिन्होंने ज्योग्राफ़ी बहुत ही कम पढ़ा है स्कूलों में। तो उनके लिए ज़रूरी है कि ज्योग्राफ़ी को फिर से देखा जाए, फिर से समझा जाए, और इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस भी फैलेगी, है ना। हम अपने अर्थ के बारे में जान पाएंगे, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में जान पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आप देख सकते हैं ये 6th क्लास की किताब है और इस किताब का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। द अर्थ आवर हैबिटेट मीन्स जिस हैबिटेट में, हैबिटेट के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूं। हैबिटेट इज़ नॉट अबाउट हाउस। हैबिटेट सिर्फ घर नहीं होता। हैबिटेट वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। जिसमें प्लेस, फूड, वाटर, है ना, प्लेस, फूड, वाटर, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हैबिटेट का पार्ट होता है। तो हैबिटेट इज़ नॉट कन्फ्यूज्ड विथ होम, है ना। तो अर्थ इज़ नॉट आवर होम ओनली, अर्थ इज़ आवर हैबिटेट, है ना। हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर वी लिव, द फूड दैट वी ईट, द वाटर दैट वी ड्रिंक, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर हैबिटेट बनता है। तो अर्थ एज ए हैबिटेट हमें समझना है। हमारा जो परसेप्शन होना चाहिए अर्थ के बारे में, वो हैबिटेट के रूप में होना चाहिए। हम अर्थ को एक हैबिटेट के रूप में देखें, ना कि सिंपली एक होम के रूप में देखें, है ना। और तभी हम लोग अर्थ को बचा पाएंगे, इसे कंजर्व कर पाएंगे। क्योंकि अर्थ एक प्लेस ही नहीं, बल्कि वो एक सिस्टम है जो हमारी सारी ज़रूरतों को, लाइक फूड, शेल्टर, प्लेस, वाटर, इन सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इन सारी तरह से हमें अर्थ को देखना है। तो यहाँ पे अगर हम NCERT को देखें तो अर्थ जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले अर्थ को सोलर सिस्टम में समझना है। तो मैं यहाँ पर NCERT को डिस्कस करते समय मैं आपको बहुत सारी बारीकियों को यहाँ पे समझाऊंगा, है ना। जो NCERT में लिखी हुई हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ जो NCERT में नहीं लिखी हुई हैं वो भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो द फर्स्ट चैप्टर इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम।
अब यहाँ पर देखें कि इस चैप्टर में क्या है, अर्थ के बारे में बताया जा रहा है ना, कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टीनी साइनी ऑब्जेक्ट, है ना, द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टीनी साइनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये समझना है कि स्काई क्या होता है, आकाश क्या होता है ना। आकाश को आप दूसरे शब्दों में जो हमें पृथ्वी से, जो हमें स्पेस का वह पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसे आकाश कह सकते हैं, स्काई कह सकते हैं। स्पेस का वह पार्ट, है ना, जो हमें पृथ्वी से दिखाई देती है उसे हम आकाश कहते हैं, आसमान कहते हैं। यानी आसमान से जो हम देखते हैं वो हमें अंतरिक्ष दिखाई देता है, और उस अंतरिक्ष में, उस स्पेस में कई सारे टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, है ना, सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देती है। तो द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टिनी साइनी ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। कुछ इसमें ब्राइट हैं, जैसे सूर्य को आप देखेंगे तो ब्राइट है, मून को देखेंगे तो ब्राइट है, दूसरे स्टार्स को देखेंगे तो ब्राइट है, बट जो दूसरे ग्रह हैं वो डिम दिखाई देते हैं। हालांकि मून जो है, चंद्रमा है, उसका भी अपना प्रकाश नहीं होता, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, वो ब्राइट दिखता है। बट कुछ प्लैनेट भी हैं ऐसे जो ब्राइट दिखते हैं, जैसे कि वीनस जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, एंड सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर मून, है ना, मतलब थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर सन, मून एंड सन एंड मून। तो थर्ड ब्राइटेस्ट जो है प्लैनेट है वो वीनस है। तो ऐसे हमारे स्काई मीन्स अर्थ से स्पेस का वह पार्ट जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ स्काई, और वहाँ पर हमें कई सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट, ब्राइट में सन, मून, कुछ प्लैनेट हैं, जैसे वीनस है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इसलिए हमें दिखाई देता है। बाकी कुछ चीज़ें डिम दिखाई देती है, जैसे दूसरे प्लैनेट है वो डिम दिखाई देती हैं। और कई सारे स्टार्स हैं जो हमें आसमान में दिखते हैं, स्काई में दिखते हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, है ना। ये सारे जो तारे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तारे वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और ये ट्विंकलिंग का क्यों करते हैं? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन, है ना, अपवर्तन। इसमें क्या होता है कि जब ये इन तारों का प्रकाश, तारों में अपना प्रकाश होता है ना, और वो प्रकाश जब पृथ्वी की ओर चलता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये प्रकाश जब ट्रैवल करता है तो ये अपने मीडियन पोजीशन से, है ना, मीन पोजीशन से डेविएट करता है ना, नॉर्मल से डेविएट करता है। और उस डेविएशन के कारण कुछ समय के लिए तारे हमें दिखाई नहीं देते, और फिर से जब वहाँ से बादलें छटती हैं या हवाएं वहाँ से गुजर जाती हैं तो फिर से ये तारे हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लगातार दिखाई नहीं देते। और ये टिमटिमाना जो है, ये जो जिसको ट्विंकलिंग कहते हैं, वो किसके कारण है? दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shine. है ना, जैसे मून है वो सिर्फ साइन करता है, टिंकल नहीं करता। जितनी दूर होगा वो तारे जो हैं वो बहुत दूर हैं, और दूर से वो प्रकाश आ रहा है, जिसके कारण वो कई बार क्या होता है, वो प्रकाश कई सारे मीडियम से होकर गुजरता है, कभी डेंसर मीडियम, कभी रेयर मीडियम, जिसके कारण वो प्रकाश रिफ्रैक्ट होता रहता है, वो अपवर्तित होता रहता है, जिसके कारण तारे हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। बट जो मून है वो नज़दीक है, और नज़दीक होने के कारण उसका प्रकाश डायरेक्ट हम तक पहुंचता है, वह ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई नहीं देता। अलॉन्ग विथ दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे। देखिए, मून जो है वो, मून क्या है? चंद्रमा इज़ अ सैटेलाइट, उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? सैटेलाइट किसे कहते हैं? जो ग्रहों के यानी प्लैनेट के चारों ओर घूमे, है ना, प्लैनेट के चारों तरफ प्लैनेट का चक्कर लगाए। तो मून एक सैटेलाइट है, और उसे वो दिन में भी प्रेजेंट होता है, बट दिन में सूर्य की रोशनी के सामने
उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है। और जब सूर्य अस्त होता है शाम में, तो फिर से मून हमें दिखाई पड़ता है। फिर से सन का जो रिफ्लेक्शन है, मून हमें क्यों दिखता है? सन का जो प्रकाश है, सन की जो लाइट है वो मून पर पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक आती है, और इसलिए मून हमें दिखाई देता है। बट इन डे टाइम, डे के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी इल्यूमिनेशन, उसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक है कि उसके सामने मून से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो उसके सामने हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मून हमें दिन में दिखाई नहीं देता है जनरली। बट कभी कभी मून जो है दिन में ही दिखाई देता है, जब सूर्य की किरणें कमज़ोर हों उस समय दिखाई पड़ सकता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स। और ये भी है कि जो मून है उसका अगर शेप देखें तो अलग अलग मंथ के अलग अलग समय में अलग अलग शेप आपको दिखाई देगा। कभी अर्ध चंद्र दिखाई देगा, कभी क्रेसेंट शेप का दिखाई देगा, कभी फुल मून दिखाई देगा, कभी न्यू मून दिखाई देगा। और ये जो अलग अलग शेप है मून का पूरे मंथ में, इसे लूनर कैलेंडर कहते हैं। लूनर कैलेंडर मीन्स 28 जो मून है वो पृथ्वी को 28 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। 27 दिन कुछ घंटों में एक चक्कर पूरा करता है मून। और उसी के कारण मून का अलग अलग पोजीशन बनता है, यानी सूर्य से जो रोशनी आ रही है मून पर अलग अलग एंगल से पड़ती है और वहाँ से अलग अलग एंगल में रिफ्लेक्ट होती है, और जिसके कारण मून जिस पार्ट से सन का रे रिफ्लेक्ट होता है हमें मून का सिर्फ उतना ही पार्ट दिखता है। यानी सन का लाइट जो है किस पे पड़ा? मून पर, और मून से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर पड़ा, और जिस पार्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ सिर्फ मून का वो पार्ट ही हमें दिखाई देता है, जिसके कारण मून का अलग अलग शेप हमें दिखता है। तो अलग अलग डेज़ में, है ना, मून का जो रोटेशन है 28 दिन का है, 27 दिन का है लगभग, तो उसके कारण जो लूनर कैलेंडर है वो 27 दिन का होता है, और जिसके कारण जो है हमें मंथ में एक बार पूर्णमासी यानी फुल मून, है ना, जब पूरा मून हमें दिखाई देता है, यानी सूर्य की किरणें, सूर्य का जो लाइट है वो मून के पूरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, तो उसे फुल मून कहते हैं। और फिर 14 दिन के बाद फिर न्यू मून दिखाई देता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य की जो किरणें हैं वो मून के किसी भी पार्ट से रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिसके कारण वो मून रात में हमें नहीं दिखाई देता और वो अमावस्या वाली रात होती है, काली रात होती है। तो इस तरह से मून के रोटेशन के कारण मून जो है अर्थ का रिवोल्यूशन करता है, अर्थ का परिभ्रमण करता है, और इसके कारण अलग अलग पोजीशन बनने के कारण, सूर्य के रिस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन बनने के कारण मून के अलग अलग पार्ट से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण मून का अलग अलग शेप हमें अलग अलग दिन दिखाई देता है। और ये साइकिल 28 दिन का होता है। हर 14वें दिन के बाद जो है चतुर्दशी के बाद हमें या तो पूर्णिमा या तो अमावस्या देखने को मिलती है ना। एकल, दूज, तृतीया, चतुर्थ, है ना, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, है ना, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये 14 दिन, और उसके बाद फिर से या तो पूर्णिमा होगा या तो अमावस्या होगा, है ना। ये 14 दिन का जो साइकिल है, हर 15वें दिन या तो पूर्णिमा या तो अमावस्या होता है। तो ये इस समय हमें मून का अलग अलग शेप दिखाई देता है। नेक्स्ट, you can see the full moon only once in about a month's time। देखिए 28 दिन का ये साइकिल है, बट एक इसी को लूनर मंथ कहा जाता है। चंद्रमा के हिसाब से हमारी कैलेंडर भी डिसाइड होती है, जो हिंदी के कैलेंडर है ना। वैसे तो जॉर्जियन जो कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर है, वो 30 दिन या 31 दिन का होता है, लेकिन हमारा जो कैलेंडर है, जो इंडियन कैलेंडर हुआ करता था, वो आपने देखा होगा कि उसमें एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इस तरह का आपने देखा होगा, तो वो 28 दिन का होता है। और उसमें आपने शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना, और जब अमावस्या के बाद वाला जो समय होता है उसे कृष्ण पक्ष, और पूर्णिमा के बाद वाला समय जो होगा वो शुक्ल पक्ष। तो इस तरह से वो कैलेंडर डिसाइड होता है, 28 दिन का कैलेंडर होता है।
You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा इसे कहते हैं. A fortnight यानी 14 दिनों के बाद. Fortnight means 14 days. You cannot see it all. It is a new moon night or अमावस्या. On this day you can watch the night sky best. क्योंकि जब मून की लाइट नहीं होगी तो आप देखें आसमान को, उस समय कई सारे दूर के भी तारे दिखेंगे आपको, है ना, क्योंकि मून की रोशनी है नहीं, सन का जो लाइट है मून से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण वो आसमान में दूर के तारे भी आपको दिखाई देंगे. वेस्ट दिन होता है आसमान को देखने के लिए. प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, मतलब ये कंडीशन ये है कि उस दिन आसमान साफ़ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बादल होगा तो फिर वो चीज़ें नहीं दिखेंगी. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun. मैंने अभी डिस्कस किया कि दिन में हमें मून नहीं दिखाई देता है या कोई भी तारे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि सन की लाइट इतनी ब्राइट है कि उसके सामने सारी जो लाइट है वो फीकी पड़ जाती हैं. The sun, the moon and all other objects shining in the night sky are called celestial bodies. सेलेस्टियल मीन्स खगोलीय वस्तुएं, सेलेस्टियल बॉडीज़, है ना. सेलेस्टियल मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो स्टार्स हों इंक्लूडिंग सन, चाहे वो सैटेलाइट हों इंक्लूडिंग मून, या फिर गैलेक्सीज हों, जितनी भी वस्तुएं खगोलीय वस्तुएं हमें दिख रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जैसे स्टार हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं और हॉट होते हैं. हॉट इसलिए क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है, यानी जो स्टार्स हैं वो हाइड्रोजन गैस से बने हैं और वो हाइड्रोजन गैस के एटम्स आपस में फ्यूज करके हीलियम के एटम्स बना रहे हैं, और इस प्रोसेस में लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हो रहा है. दैट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ऑफ द स्टार्स. तो स्टार्स बड़े होते हैं और हॉट होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैस से बने होते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस होता है मोस्टली, और बाद में वो कन्वर्ट होकर हीलियम गैस बनाता है. तो अगर आपसे पूछता है तो स्टार किसी के बने हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम के. They have their own heat and light which they emit in a large amount. These celestial bodies are called a star. इन celestial body को स्टार कहा जाता है, तारे कहा जाता है. The sun is a star. Sun is an example of a star. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. देखिए आसमान में जितने भी ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं वो सूर्य की तरह ही तारे हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हमें उनका प्रकाश या फिर उष्मा प्राप्त नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर हैं. सन का प्रकाश और उष्मा हम तक पहुंचती है क्योंकि सन हमसे नज़दीक है. You must have noticed that all object looks smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a greater height. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of a star. आपने देखा होगा कि नाइट में जो स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, उन्हीं को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है. कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है नक्षत्र, है ना. स्टार्स मिलकर, ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं, जैसे पोलर बियर शेप. ये फिगर में आप देख सकते हैं, एक शेप आपको दिख रहा है, जैसे सप्तऋषि या नॉर्थ स्टार कहा जाता है. सप्तऋषि नॉर्थ स्टार, है ना, एक शेप बना रहा है ना. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सप्तऋषि. उर्सा मेजर भी इसे कहा जाता है, और बिग बियर के शेप का होता है. उर्सा मेजर या बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि. अच्छा, उर्सा मेजर या बिग बियर जो है वो एक अलग कॉन्स्टेलेशन है, और ये जो फिगर में आपको दिख रहा है ये सप्तऋषि है ना, जो हमें नॉर्मली सबसे आसानी से ये कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार दिख सकता है, ये पैटर्न दिख सकता है आसमान में, इसे सप्तऋषि कहा जाता है.
और एक दूसरा है उर्सा मेजर या बिग बियर के शेप का। लेकिन यहाँ जो फिगर में दिख रहा है वो भी एक कॉन्स्टलेशन है, लेकिन इसका नाम है सप्तऋषि, क्योंकि इसमें 7 तारे हैं। और सबसे जो ब्राइटेस्ट तारा है वो है नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा इसे कहते हैं। ये हमेशा नॉर्थ में रहता है। तो आप अगर कहीं रात में घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जंगल में, और आप अगर दिशा भटक जाते हैं तो ऊपर आसमान की तरफ देखें, वहाँ पर आपको एक सबसे चमकीला तारा दिखेगा जो कि ध्रुव तारा होता है, नॉर्थ स्टार होता है। वो हमेशा नॉर्थ में होता है, तो वो आपको डायरेक्ट कर सकता है कि ये नॉर्थ है ना। जिधर वो तारा दिख रहा है वो नॉर्थ है। फिर बाकी दिशाओं का ज्ञान वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सप्तऋषि जो इस फिगर में दिख रहा है, सप्तऋषि तारा, इसका शेप 7 ताराओं से मिलकर बना है। और सबसे जो ब्राइटेस्ट तारा है उसमें वो है ध्रुव तारा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elders in your family or neighborhood to show your more stars planet. In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of a star. मैंने अभी डिस्कस किया कि स्टार को देखकर डायरेक्शन पहले पता किया जाता था, क्योंकि जो पोल स्टार है ना, जो नॉर्थ स्टार है वो हमेशा नॉर्थ में रहता है, इसे पोल स्टार भी कहते हैं, है ना। जो नॉर्थ स्टार है इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, वो अपने उसी पोजीशन पर रहेगा हमेशा उस स्काई में। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका अपना हीट और लाइट नहीं होता है, उसे दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अ स्टार, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। उन बॉडीज़ को प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। ग्रह वो हैं जिनका अपना प्रकाश या प्रकाश ऊर्जा नहीं होती, उष्मा ऊर्जा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश और उष्मा प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और स्टार्स के ही चारों तरफ रोटेट करते हैं। जैसे अर्थ है वो जितने भी ग्रह हैं सोलर सिस्टम में वो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो प्लैनेट क्या होते हैं, जो स्टार्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व मतलब चक्कर, परिभ्रमण करते हैं, और उनका अपना प्रकाश नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वैंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। वैंडरर्स मीन्स घूमने वाला, है ना, परिभ्रमण करने वाला, जो है ना, जो स्टार की परिक्रमा करे, परिभ्रमण करे, है ना, रिवॉल्व करे। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच आवर नियरेस्ट स्टार, है ना। तो हमारे सौरमंडल में हमारे ब्रह्मांड में, ऐसे समझते हैं इसको, हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स में कई सारे स्टार्स हैं, और जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स है ना, कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, उसे गैलेक्सी कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार को गैलेक्सी कहते हैं। और एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। और अगर बात करें, एक स्टार्स की अपनी फैमिली होती है, यानी एक स्टार्स के साथ उस स्टार को चारों तरफ घूमने वाले, रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स होते हैं, जो स्टार्स के एनर्जी को ही यूज करते हैं। तो उसी तरह का एक हमारा स्टार है सन, जिसकी अपनी फैमिली है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। उस सोलर सिस्टम में सन के अलावा 8 प्लैनेट्स, पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। 8 प्लैनेट्स, उस प्लैनेट को रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट्स, है ना, सैटेलाइट्स, जैसे कि मून अर्थ को रिवॉल्व करता है तो मून। इसके अलावा एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, है ना, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, जैसे प्लूटो ड्वार्फ